हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्टडी बाय अपसू में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जो गुजरात के तट है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। जो गुजरात के तट में हमारे कठियावाड़ का तट और जो कच्छ का तट है उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं आज हम। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी वो की थी हम पूर्व में जो हमारे तट थे उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने बंगाल के तट के बारे में बात की थी और साथ ही साथ हमने उत्कल के तट के बारे में बात की थी और साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात की थी, नॉर्दर्न सरकार जो तट था उसके बारे में बात की थी, जिसमें ब्रिटिशों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका वो उत्तरी सूबा हुआ करता था। और साथ ही साथ हमने आंध्र तट के बारे में बात की थी और जो हमने साथ ही साथ किसके तट के बारे में बात की थी और जो की थी हमने जो कोरोमंडल तट है, जहाँ से जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है वो वर्षा कराता है, वहाँ से जल प्राप्त करता है, वहाँ पर दिसंबर के महीने में वर्षा होती है, उस तट के बारे में बात की थी। जो आज हम तट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा जो पश्चिमी घाट का जो तट है, गुजरात का तट, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज हम। तो उसी में हम बात करेंगे जो कच्छ का तट है और क्या नाम है, कठियावाड़ का तट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जर्नी को हम शुरू करते हैं। कहाँ से? गुजरात के तट से। गुजरात के तट, ठीक है, गुजरात के तट। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो गुजरात का तट है वो देखो, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार है। ये गुजरात वाला जो पोर्शन है ये गुजरात का तट है। अगर बात करें हम इस तट के बारे में, किसके तट के बारे में, गुजरात के तट के बारे में बात करें तो ये कैसा तट है, ये एक गुजरात का तट, सबसे चौड़ा जो तट है वो गुजरात का तट है। सबसे चौड़ा तट कौन सा है? गुजरात का तट। इसकी तटीय रेखा की बात करें जो सबसे चौड़ी है, जो भारत के जितने भी तट हैं उनमें सबसे चौड़ी जो तटीय रेखा वो किसकी है? गुजरात के तट की। यानी कि सबसे चौड़ा जो तट है वो किसका तट है? गुजरात का तट, गुजरात का तट। और साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट अगर हम याद रखें तो इसकी जो तटीय रेखा है, इसकी जो तटीय रेखा है, गुजरात के तट की जो तटीय रेखा है, गुजरात के तट की तटीय रेखा सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी तटीय रेखा है, सबसे लंबी तटीय रेखा है, जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जो यहाँ से शुरू होती है हमारे और कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ तक फैली हुई है। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ कच्छ की खाड़ी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होती है। इसकी जो एंड होता है वो गुजरात की जो तटीय रेखा वो सबसे लंबी तटीय रेखा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए जो भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात का जो तट है उसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है ना? आपको इतनी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें जो गुजरात के तट के बारे में तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कच्छ का तट। किसका? कच्छ, कच्छ का तट। ये जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है? इसी को बोलते हैं हम कच्छ का तट। ठीक है ना? अगर हम इस कच्छ के तट के बारे में बात करें कुछ फैक्चुअल चीज़ें, तो यहाँ देखने को मिलता है हमें कुछ इस प्रकार। यहाँ देखने को मिलता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। क्या? लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है हमें यहाँ। ठीक है? अगर हम इस वाले पोर्शन में बात करें कुछ इस प्रकार, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ मिलता है हमें ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ हमें कहाँ मिलता है? कच्छ के तट में देखने को मिलता है। यानी कि कच्छ का तट दो भागों में डिवाइड है, एक तो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ। अगर हम ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में बात करें तो यहाँ एक प्रसिद्ध नदी आती है, जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध नदी है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी आकर गिरती है जिसका नाम है लूनी रिवर। क्या नाम है? लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ की फेमस नदी है? ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी।
तो लूनी नदी राजस्थान से ट्रैवल करते हुए आती है। जो लूनी नदी है वो राजस्थान से ट्रैवल करते हुए आएगी और ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त होने का मतलब देखो, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, जो नदियों का जो रूप होता है वो कैसा होता है, जो नदियों का रूप होता है वो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं कि जो अपना वाटर है किसी लेक में गिराती हैं, किसी झील में गिराती हैं या फिर किसी अन्य नदी में गिराती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अपना जल सागर में गिराती हैं, महासागर में गिराती हैं। अब सपोज करो जैसे बोलगा है, यूराल है, ये नदी जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, कैस्पियन सागर में गिराती हैं। और जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये अपनी नदियाँ जो अलग अलग उसमें गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं अपना जल। और कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं कि जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी नदी आकर मिल जाती हैं, जैसे कि गंगा की सहायक नदी की बात करें तो गंडक है, गोमती है, ये अपना सारा का सारा जल कहाँ गिराती हैं, ये गंगा में गिराती हैं। अब यमुना भी गंगा में अपना जल गिराती है, और यमुना में जो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है यमुना की, वो अपना जल यमुना में गिराती है। तो नदियों का जो ये रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, ये अपना अलग अलग जो जल डालती हैं। और इस लूनी नदी के बारे में बात करें तो इसका जो रूप है इसका कुछ अलग है। वो क्या है, ये जो नदी होती है वो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इनलैंड मार्ग यानी कि अंतःस्थलीय मार्ग तय करती है। कौन सा मार्ग तय करती है ये लूनी नदी? अगर इस लूनी नदी के बारे में बात करूं तो ये अंतःस्थलीय मार्ग बनाती है, अंतःस्थलीय मार्ग बनाती है, अंतःस्थलीय मार्ग बनाती है, यानी कि इसे इनलैंड रिवर भी बोलते हैं, इनलैंड रिवर। तो नदियों के दो रूप होते हैं, एक रूप होता है ये अपना जल किसी सागर या महासागर में गिराती हैं, और एक जो रूप होता है वो होता है अंतःस्थलीय मार्ग, यानी कि ये अंतःस्थलीय मार्ग बनाती हैं, ये पानी में विलीन हो जाती हैं। कहने का मतलब ये विलीन हो जाती हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ निकलेंगी, ठीक है ना। ये अंदर ज़मीन में विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि ज़मीन में विलीन हो जाती हैं, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलेंगी। अगर हम बात करें लूनी नदी जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में बात करें तो मैंने बताया था एक ऐसी नदी एक अंतःस्थलीय मार्ग बनाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस कच्छ के तट के बारे में तो इस कच्छ के तट में यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। क्या नाम? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। एक अभ्यारण्य पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये, जंगली गधों के लिए जो अभ्यारण्य है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। कौन सा अभ्यारण्य? जो ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कच्छ के तट में, और कहाँ, किस राज्य में? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस कच्छ के तट को एक संज्ञा दी गई है। क्या? अगर इस कच्छ के तट की बात करें तो इसको एक संज्ञा दी गई है, एक टाइटल दिया गया है जिसका नाम है, इसको क्या टाइटल दिया गया? इसी को कहते हैं वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया। क्या? वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया। इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं, सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं हम? सफ़ेद मरुस्थल। अब आप बोलेंगे कि क्या वाकई एक सफ़ेद मरुस्थल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सफ़ेद मरुस्थल नहीं है। क्यों कहा गया है? तो अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की डेफिनेशन ये है, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से जो वार्षिक वर्षा होती है वो कम हो। कहने का मतलब जहाँ एनुअल रेनफॉल हो वो 25% से कम हो, उसको हम डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। तो आप ये सफ़ेद मरुस्थल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ रेतीला जो इतना सफ़ेद होता है जिस कारण इसे सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई डेजर्ट नहीं है। मैंने डेजर्ट बताया तो भारत में दो ही डेजर्ट हैं। एक तो जो गर्म डेजर्ट है यानी कि गर्म मरुस्थल है वो राजस्थान में देखने को मिलता है जिसका नाम है थार। अगर हम बात करें मरुस्थल की ही तो मरुस्थल कितने देखने को मिलते हैं भारत में? गर्म मरुस्थल की बात करूं तो भारत में कौन सा गर्म मरुस्थल? थार है, जिसे द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे? द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार। अगर ठंडे मरुस्थल की बात करूं मैं भारत में तो वो कौन सा है? अगर ठंडे मरुस्थल की बात करूं तो आपने लद्दाख सुना, लद्दाख का नाम सुना होगा। लद्दाख में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लेह, ठीक है ना। ये लेह है। यहाँ आप बोलोगे सर ये लद्दाख में क्या मतलब इसका? तो अगर लेह में बात करें तो यहाँ जो 25% से वार्षिक वर्षा कम होती है। जो ये ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, क्या ये राजस्थान से भी कम वर्षा पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो लेह लद्दाख है भारत का,
इसमें 25% से भी कम वर्षा पड़ती है, यानी कि कहने का मतलब ये है राजस्थान से भी कम वर्षा होती है यहाँ लेह लद्दाख में। तो अगर हम इस पे एक फैक्चुअल चीज़ बताएं तो आपको भारत का वह स्थान जहाँ सबसे कम वर्षा होती हो, तो आपका जवाब होगा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भारत में? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भारत का, तो आपका जवाब क्या होगा? लेह लद्दाख। ठीक है ना, लेह लद्दाख। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो इस कच्छ के तट को क्या संज्ञा दी गई है? इसे सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल एक्चुअल में क्या होता है? जहाँ 25% से वार्षिक एनुअल वर्षा कम हो। ठीक है ना। मैंने बताया था भारत में 2 ही मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक का नाम है जो है राजस्थान में पाया जाता है, ये थार का मरुस्थल, जिसे द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। जो ये थार है, इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो राजस्थान में पड़ता है, और जो कुछ हिस्सा उसके गुजरात में पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके हरियाणा और पंजाब में भी मिलता है इसका हिस्सा, और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। जो थार का मरुस्थल है, जो एक गर्म डेजर्ट है भारत का, और ये भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और अगर हम बात करें इस लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भारत का, जिसका नाम है लेह लद्दाख। यहाँ से 25% से भी वर्षा कम होती है। याद रखना, मरुस्थल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वह स्थान जहाँ 25% से भी वार्षिक वर्षा कम हो। ठीक है ना, वार्षिक वर्षा 25% से कम हो, उसको क्या बोलेंगे? हम मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हम अब बात करें इस कच्छ के तट की मिट्टी के बारे में, जो कच्छ के तट की मिट्टी होती है वो एक दलदली होती है, यानी कि एक मार्सी लैंड होता है। कहने का मतलब यहाँ हम बात करें जो कच्छ के तट की मिट्टी कैसी होती है, यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि मार्सी लैंड पाया जाता है यहाँ, मार्सी भूमि पाई जाती है, जिसे मार्सी। अब आप ये मत समझना ये दलदली मिट्टी वो है जो बॉलीवुड की फिल्मों में आपको देखने को मिलती है कि एक हीरोइन को बचा रहे, एक हीरो हीरोइन को बचा रहा दलदल में गिरने से। वो दलदल नहीं है। दलदल जो इलाका है ये वाला, ये दलदल का यहाँ से जो तात्पर्य है वो ये है, यहाँ जो मिट्टी की मात्रा वो बहुत ही कम है और पानी की जो मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी को इसको दलदली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ इस बात को याद रखना। अगर हम बात करें और कच्छ के तट में आपको बताएं, जो यहाँ आप सबको पता होगा ये कौन सी खाड़ी है हमारी? कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये जो नीचे वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा तट है? ये हमारे गुजरात का ये काठियावाड़ तट है। ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहने का मतलब ये है जो गुजरात के जो फेमस 2 तट हैं, यानी कि जो कच्छ का तट है और काठियावाड़ का तट है, उसमें जो हमने आज बात की है, अभी जो बात की है वो कच्छ के तट के बारे में बात की है। ये सारी की सारी चीज़ें कच्छ के तट में बात की हैं। अब हम जो अपना अगले तट के बारे में बात करेंगे, जो गुजरात का फेमस तट है जिसे हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट, उसके बारे में बात करने वाले हैं अब हम। तो ये चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या उतार लीजिए किसी कॉपी में। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं काठियावाड़ के तट के बारे में। ठीक है ना। अगर हम काठियावाड़ के तट के बारे में बात करें, मैं बात करता हूँ काठियावाड़ के तट के बारे में। देखो, अगर मैं काठियावाड़ के तट के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है। ये जो तट है, इस तट को हम क्या बोलते हैं? इसी तट को हम बोलते हैं, 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ मैं। देखो, अगर हम इस काठियावाड़ तट के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये जो तट है, इसको तट को हम क्या कहते हैं? देखो, पहले
ये, ठीक है। ये जो तट है, इस तट का क्या नाम है? कठियावाड़ का तट। कठियावाड़ का तट, कठियावाड़ तट कहते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। ये कठियावाड़ का तट कहाँ है? गुजरात में। अगर अब आपको दिख रहा होगा तो ये कौन सी खाड़ी है हमारी? इसको बोलते हैं हम कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अगर आपको एक चीज़ देख रहा हो तो यहाँ पर कुछ जल नज़र आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार। ये क्या है हमारा? इसको आप अरब सागर कह सकते हो, कहने का मतलब अरब सागर, ठीक है ना। अरेबियन सी है ये, अरेबियन सी, इसको आप अरेबियन सी या अरब सागर बोल सकते हो। यहाँ आपको एक और जल वाला पोर्शन नज़र आ रहा होगा कुछ इस प्रकार, ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम? खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं हम? खंबात की खाड़ी। तो आपको एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही होगी, क्या वो? देखिए, इधर क्या है हमारा? कच्छ की खाड़ी है, इधर क्या है हमारा? अरब सागर है, और इधर क्या है? हमारी खंबात की खाड़ी है। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मैंने बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, आपको एक पेनिनसुला नज़र नहीं आ रहा, कहने का मतलब एक प्रायद्वीप नज़र नहीं आ रहा। ये जो मैंने क्या बताया थी प्रायद्वीप की डेफिनेशन? भूमि का वह भाग जिसका जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो, भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं या पेनिनसुला बोलते हैं। तो आपको ये देखें, इस तरफ हमारी कच्छ की खाड़ी है, इस तरफ हमारा जो अरब सागर है, जो अरेबियन सी है, वो नज़र आ रहा, और इस तरफ क्या नज़र आ रहा? खंबात की खाड़ी नज़र आ रहा। तो इसके जो तीनों तरफ है, इस कठियावाड़ के तीनों तरफ है, पानी नज़र आ रहा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसे कठियावाड़ प्रायद्वीप बोल सकते हो कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कठियावाड़ प्रायद्वीप, कठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। ये कठियावाड़ का भी प्रायद्वीप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो बीच का जो भूमि वाला पोर्शन है, इसको हम कठियावाड़ का प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कठियावाड़ प्रायद्वीप के बारे में, तो इसमें एक जो प्रसिद्ध नदी है वो आकर गिरती है, ठीक है ना। क्या नाम है? जो खंबात की खाड़ी है, ये हमारी क्या? खंबात की खाड़ी है। यहीं पर एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है गुजरात की, जो साबरमती नदी है। ये साबरमती नदी आकर अपना इसमें जल गिराती है। साबरमती नदी क्या करती है? इसमें आकर अपना जल गिराती है। अगर इस साबरमती नदी के बारे में बात करूं तो ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे जो गुजरात का प्रसिद्ध शहर है अहमदाबाद बसा हुआ है। इसके किनारे पर क्या बसा हुआ? किनारे पर, इस नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा? किनारे पर। पूछ लेता अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो आप क्या बताओगे? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। तो इसके किनारे पर जो शहर बसा है, क्या नाम है उसका? अहमदाबाद, अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद की हम बात करें, इसी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। आप बोलोगे मैनचेस्टर से मतलब, क्योंकि यहाँ जो अहमदाबाद है, ये गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, यहाँ पर सूती वस्त्रों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या? सूती जो वस्त्र होते हैं उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग संज्ञा दी जाती हैं शहरों को जो जिस लिए प्रसिद्ध होता है। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? आप बोलोगे साबरमती नदी। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप बोलोगे अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस राज्य में? ये गुजरात का राज्य है, गुजरात की राजधानी है ये, नहीं सॉरी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। ये अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे, और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये किस लिए फेमस है अहमदाबाद? अपने सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, अपने सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए, क्योंकि यहाँ से सूती वस्त्रों का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। यहीं पर रहता है। अगर एक और बात करें, जो साबरमती नदी है, यहीं से गांधी जी ने 12 मार्च को अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? इसी नदी से गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। दांडी मार्च कब? 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च तारीख थी, ठीक है। यहीं से जो अरब सागर के तटीय इलाके थे, इनके जो तटीय क्षेत्रों में इन्होंने अपनी दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। अब बात करते हैं, जो ये साबरमती नदी कहाँ कर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। अब दूसरी नदी के बारे में बात करें तो यहीं पर एक और नदी आकर गिरती है जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी।
ये माही नदी भी कहाँ अपना जल गिराती है, ये माही नदी भी अपना जल कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। अब माही नदी को देखकर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये माही नदी वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये माही नदी वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप क्या बताएंगे, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है ये, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है ना। अगर हम अगली नदी के बारे में बात करें जो इसमें खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है, यहाँ पर एक नदी गिरती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी इसमें अपना जल गिराती है। क्या करती है, नर्मदा नदी इसमें अपना जल गिराती है। और ये नर्मदा नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो ये वही नर्मदा नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, ठीक है ना। इस नदी को जीवन धारा कहा जाता है मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा नदी कहते हैं या जीवन धारा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने साथ जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और तरह तरह के जो मिनरल्स हैं और सेडिमेंट हैं वो लेकर आती है, जिस कारण से मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। अगर इसके बारे में पॉइंट लिखूं तो नर्मदा नदी को किसकी जीवन धारा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन धारा है। ये मध्य प्रदेश की जीवन धारा है, ठीक है। और इसी नर्मदा नदी के बारे में बात करूं तो नर्मदा नदी किस लिए फेमस है, और इसी नदी के तट पर, ठीक है ना, ये जो नदी है नर्मदा नदी के जो तट पर है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोहे पुरुष कहा जाता था, उन्हीं की स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी तट के किनारे स्थित है, इस नदी के तट के किनारे स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है उससे 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर क्या स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे बोलते हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इस पर क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसकी मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात करूं तो वो कितनी है, हाइट की बात करूं तो वो हाइट है 182 मीटर। कितनी है, 182 मीटर, लगभग 600 फुट, लगभग 600 फुट इसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो वो कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी हाइट 182 मीटर है और ये लगभग 600 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। कहने का मतलब गुजरात जो राज्य है, गुजरात में ही एक, गुजरात के केवड़िया में स्थित है ये, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। केवड़िया टाउन है, वहाँ पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किस, नर्मदा नदी के तट पर है, 182 मीटर ऊंची है, 600 फुट है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और जो बात करें नर्मदा नदी, जो गुजरात का एक जिला पड़ता है भरूच, ठीक है ना, भरूच से ही नर्मदा जिले से स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। हमने बात की नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी के बारे में एक और बात करें तो नर्मदा नदी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एक ज्वार मुख नदी है नर्मदा नदी। इसके बारे में जो फैक्ट है मैं साथ के साथ बता रहा हूँ आपको। आप मेरी जो लिखाई से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें आप। जो नर्मदा नदी है ये किसका निर्माण करती है, एक एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये किसके पैरेलल बहती है ये भी याद रखिए। जो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी है दूसरी, चौथी नदी है जो किस में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में गिरी है। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं और ये दोनों की दोनों नदियाँ जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। मैंने एस्चुरी आपको जो डेफिनेशन में बताया था वो पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारा का सारा जो डिस्कस था मैंने पिछली वीडियो में बताया। जिसने नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को जाके देखे, ठीक है ना। अगर हम बात करें नर्मदा नदी को मैंने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है, देखो इसी के ही पैरेलल एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती रिवर। अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ कुछ इस प्रकार, क्या है, ताप्ती नदी, तापी नदी या ताप्ती रिवर, ठीक है।
ये दोनों क्या करती हैं, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो हमने बात की थी, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पहले कौन सी खंबात की खाड़ी में गिरेगी, साबरमती नदी। दूसरी कौन सी खंबात की खाड़ी में गिरेगी, वो लूनी नदी। तीसरी जो गिरेगी वो नर्मदा नदी। और चौथी जो गिरेगी खंबात की खाड़ी में वो कौन सी है, तापी नदी या ताप्ती नदी, ठीक है ना। मैंने इन सारी जो नदियाँ, जब हम नदियों को विशेष तौर पर अलग क्लास होगी नदियों की, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी सारी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो भी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो सबको मिल सके। देखो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ना कि कम होता है। जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, कोई वो है, ऐसा नहीं। उससे आपका जो नॉलेज है वो गेन हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो मैंने बात की थी, ये जो साबरमती नदी, माही नदी और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये किस में गिरती हैं, गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है उसमें आकर गिरती हैं, ठीक है ना। अगर हम एक और पॉइंट बात करें इस खंबात की खाड़ी में, तो जो हाईएस्ट जो टाइड आता, सबसे ऊंचा जो ज्वार आता भारत में, वो किस खाड़ी में आता, वो खंबात की खाड़ी में आता। भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार है, क्या भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता, खंबात की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार भारत में, सबसे ऊंचा ज्वार, हाईएस्ट टाइड, ऊंचा ज्वार कहाँ आता, ऊंचा ज्वार खंबात की खाड़ी में आता। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता, खंबात की खाड़ी में आता। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि जो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस खाड़ी में आता है, ठीक है ना। आपको ये कमेंट करनी है कि विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो किस खाड़ी में आता है, वो कमेंट करके बताना खंबात की खाड़ी में आता है, ठीक है ना। तो सॉरी, जो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार है वो खंबात की खाड़ी में आता। अब बात करते हैं जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो किस खाड़ी में आता है, ये आपको कमेंट करके बताना कि जो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो किस खाड़ी में आता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें, इसी कठियावाड़ तट में एक हिल्स पड़ती है, इसके उत्तर वाले क्षेत्र में कुछ इस प्रकार एक हिल्स पड़ती है यहाँ। इस हिल्स का नाम की अगर हम बात करें, इस हिल्स को कहते हैं हम गिर पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको हम, गिर पहाड़ी या गिर हिल्स। इसी को हम गिर हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम गिर पहाड़ी बोलते हैं, गिर पहाड़ी बोलते हैं। जब हम पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो गिर पहाड़ी पढ़ेंगे, गिरनार पहाड़ी पढ़ेंगे, तो उनका भी अलग चैप्टर होगा। तो इसी के जो कठियावाड़ तट है इसके उत्तर में क्या पड़ेगी, हमारी गिर पहाड़ी पड़ेंगी। और इसी गिर पहाड़ी में एक नेशनल पार्क पड़ेगा जो बड़ा ही फेमस है। जो नेशनल पार्क पड़ेगा उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पर है, गुजरात में, ये गुजरात में स्थित है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो गिर पहाड़ी पड़ती है और ये गिर पहाड़ी में ही, इसी गिर पहाड़ी में हमें क्या देखने को मिलता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर इस गिर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो ये किस लिए फेमस है, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है अपने एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। क्या, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्या, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये एशियाटिक शेर जो है ये कहाँ पड़ता है, कहाँ मिलता है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, ठीक है। हम नेशनल पार्क भी अपनी अलग जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो हमने बात की थी, जो कच्छ के तट के बारे में बात की थी और कठियावाड़ के तट के बारे में बात की थी। तो हमारे थंबनेल में ही लिख रहा है, जो गुजरात के तट हैं उनके बारे में बात करनी है हमें। आपको लेक्चर भले ही थोड़ा हो लेकिन समझ में ज़्यादा आना चाहिए आपको। आई होप ये सारी चीज़ें आपको कवर होंगी। एक मैंने कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताई हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो बताई हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और जो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे वो होगा हमारा कोंकण का तट और मंगलौर का तट और मालाबार तट। इन 3 तटों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। जो हमारे वेस्टर्न घाट के जो तट हैं, जो 3 बच रहे हैं, हमने जो पूर्वी घाट हैं उनके जो तट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट।
और जो हम बात कर रहे हैं ये पश्चिमी घाट के जो गुजरात के जो तट थे उनके बारे में आज हमने बात की है। लेकिन हम इससे नीचे जब हम बात करेंगे वो कोंकण तट के बारे में बात करेंगे। कोंकण तट में और भी तट हैं, जैसे मालवानी तट है, पालघर तट है, कोलाबा या अलीबाग तट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रत्नागिरी का तट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम जो बात करेंगे वो मंगलौर के तट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो बात करेंगे हम मालाबार तट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो केरल से कन्याकुमारी तक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो एक प्यारी सी आप कमेंट करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट आपके लिए देता रहूँगा, ठीक है। आई नो, मुझे पता है कि मेरी जो पिक्चर क्वालिटी होती है, वो जो वीडियो की क्वालिटी होती है थोड़ी लो होती है, क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो अभी इतना नहीं है। आप लोगों की जो सपोर्ट के साथ मैं अपना सेटअप भी और बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरा जो सेटअप है वो सेटअप भी ठीक हो जाएगा। जो पिक्चर क्वालिटी आ रही है मेरे चेहरे की और बोर्ड की, ये भी ठीक हो जाएगी। अभी आप सिर्फ कंटेंट आपको चमक रहा है, ये ज़रूरी है बस, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।